चलिए आज एक दिलचस्प घटना पर बात करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हेग में नाटो शिखर सम्मेलन में क्यों नहीं गए? ये बात इसलिए अहम है क्योंकि 2022 के बाद ये पहली बार था कि जापान का कोई प्रधानमंत्री नाटो समिट में शामिल नहीं हुआ। हमारे पास द डिप्लोमैट का एक ताज़ा लेख है 28 जून 2025 का। शीर्षक है व्हाई डिड जापान स्किप द नेटो समिट, और लेख इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करता है। सबसे अजीब बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा तयशुदा रवानगी से ठीक एक दिन पहले रद्द कर दी। इतना अचानक क्यों? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं इस लेख के जरिए। तो लेख में एक मुख्य कारण बताया गया है शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले। ये हमले अमेरिका और इजराइल ने किए थे। हाँ, और जापान के लिए ये स्थिति थोड़ी कह सकते हैं मुश्किल थी। ईरान से जापान के संबंध ठीक ठाक रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से भी। और सबसे बड़ी बात, जापान मध्य पूर्व के तेल पर, खासकर ईरान के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा। तो जापान ने इन हमलों का खुलकर समर्थन नहीं किया। विदेश मंत्री का बयान भी देखिए। उन्होंने कहा कि जापान अमेरिका के इरादे को समझता है। समझता है कहा, समर्थन करता नहीं कहा। बिल्कुल, ये एक बारीक लाइन थी। अगर मान लीजिए ईरान जवाबी कार्रवाई में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देता, ओहो, तब तो जापान की पूरी ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ता। जाहिर है बहुत गंभीर असर पड़ता। तो ये एक बड़ा नाजुक संतुलन था जापान के लिए। समझ गया। तो एक तरफ अमेरिका को नाराज नहीं करना, दूसरी तरफ अपने हितों को देखना, और फिर एक और दबाव था शायद, रक्षा खर्च वाला। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र है लेख में। अमेरिका चाह रहा था कि जापान अपना रक्षा खर्च बढ़ाए। कितना? जीडीपी का 3.5% तक, 3.5%। जबकि जापान तो पहले ही कह चुका है कि वो 2027 तक 2% तक पहुंचेंगे। हाँ, उनकी मौजूदा प्रतिबद्धता 2% की है। तो ये 3.5% की मांग काफी ज्यादा थी। और शायद नाटो समिट में इसी पर और जोर डाला जाता। बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी, खबरें थीं कि राष्ट्रपति ट्रंप तो नाटो सदस्यों से 5% की मांग करने वाले थे। हाँ, तो 5%। हाँ, तो ऐसे माहौल में हो सकता है प्रधानमंत्री इशिबा को लगा हो कि समिट में जाने का कोई खास फायदा नहीं है, जहां उन पर और ज्यादा दबाव ही डाला जाएगा रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए। तो ये दो बड़े कारण हो गए, ईरान वाला मामला और रक्षा खर्च का दबाव। लेख में कुछ और भी था शायद, मीटिंग्स के बारे में। हाँ, ये भी एक अहम बात है। जापानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 2 जरूरी बैठकें नहीं हो पा रही थीं। कौन सी? एक तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक, जो अमेरिका जापान संबंधों के लिए हमेशा बहुत जरूरी होती है। हाँ, वो तो है। और दूसरी बैठक थी इंडो पैसिफिक 4 यानी IP4 देशों की। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इन चारों के नेताओं की मीटिंग होनी थी, वो भी शायद नहीं हो पाई। अच्छा, तो जब ये अहम मीटिंग्स ही नहीं हो रही तो शायद समिट का आकर्षण कम हो गया। कह सकते हैं रणनीतिक लिहाज से उसका महत्व जापान के लिए शायद उतना नहीं रहा। और क्या इस बात से भी फर्क पड़ा कि दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी नहीं गए? हाँ बिल्कुल, लेख में इसका भी जिक्र है। उनके न आने की वजहें घरेलू प्राथमिकताएं और मध्य पूर्व की स्थिति बताई गई हैं। तो जब आपके अहम क्षेत्रीय साझेदारी नहीं जा रहे हैं तो अकेले जाने का क्या मतलब, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये जो सामूहिक अनुपस्थिति थी, इसे यूरोप अटलांटिक और इंडो पैसिफिक सुरक्षा को जोड़ने की कोशिशों में एक अस्थायी रुकावट की तरह भी देखा जा रहा है। तो ये सब मिलाकर देखें तो क्या ये अमेरिका जापान संबंधों में कोई तनाव या खटास का संकेत है? क्या मतलब निकालें इसका? देखिए, सीधे तौर पर खटास कहना शायद ठीक ना हो, पर हाँ, तनाव के संकेत तो है। लेख इशारा करता है कि ट्रंप प्रशासन की कुछ नीतियां, जैसे वो जापानी कारों पर 25% टैरिफ की बात थी, हाँ, या फिर रक्षा योगदान बढ़ाने की लगातार मांग, ये सब रिश्तों पर दबाव तो डाल ही रही हैं। और नाटो के साथ जापान के अपने रिश्तों का क्या? उस पर भी असर दिख रहा है। वो टोक्यो में एक नाटो संपर्क कार्यालय खोलने की योजना थी ना? हाँ, सुन तो रहा था मैं। जापान उसे 2023 से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो फिलहाल ठंडे बस्ते में है। कहा जा रहा है कि फ्रांस इसका विरोध कर रहा है और जर्मनी भी चीन की प्रतिक्रिया को लेकर थोड़ा सावधान है। अच्छा, तो ये भी एक पहलू है। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इशिबा का नाटो समिट में ना जाना किसी एक वजह से नहीं हुआ, कई सारी चीजें एक साथ आ गई। ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर जापान की हिचकिचाहट, हाँ, रक्षा खर्च पर अमेरिका का बढ़ता दबाव, बिल्कुल, जरूरी मीटिंग्स का ना हो पाना, सही, और फिर दूसरे साथी देशों का भी न जाना। हाँ, और शायद घरेलू राजनीति भी।
टोक्यो मेट्रोपॉलिटन असेंबली के चुनाव थे, उस पर ध्यान देना भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति ना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या? सही कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और अमेरिका जैसे बड़े सहयोगी अपनी प्राथमिकताएं बदल रहे हैं, सहयोगियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं, तो जापान जैसे देशों के लिए संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अपने राष्ट्रीय हितों, अपने गठबंधनों की ज़रूरतों और क्षेत्रीय स्थिरता की चिंताओं के बीच ये एक बहुत महीन धागे पर चलने जैसा है। और भविष्य में ये संतुलन साधना कितना और चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर जब रक्षा खर्च जैसे मुद्दों पर दबाव कम होने के बजाय शायद और बढ़ेगा ही। ये सोचने वाली बात है।